देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निकेत है और मैं तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे का निवासी हूँ। पिछले कई सालों से मैंने ड्राइविंग का काम किया है, मगर इन कामों में हमें कभी कभार ऐसे खौफनाक मंजर से भी गुजरना पड़ता है जहाँ इंसानों की बस्ती में दुनिया की बेरहम आत्माएं अपना कहर ढाती हैं। वो दिन मेरे लिए मुश्किलों का पहाड़ भी साबित हुआ, क्योंकि जब मैं सुबह सुबह उठा तो बीवी का भयानक गुस्सा मेरे ऊपर फूट पड़ा। और उसका कारण था कि मैंने रात में शराब का उपयोग कुछ ज़्यादा ही कर लिया था। खैर, फिर मैं अपने धंधे में जुट गया। और वैसे तो मेरे ट्रक का एक स्थिर काम था जिसके तहत मुझे नमकीन पैकेट की डिलीवरी करनी पड़ती थी, मगर कभी कभी मुझे ऐसे इलाकों में भी जाना पड़ता था जो तमिलनाडु से बेहद दूरी पर पड़ते थे। उस दिन मेरी मुलाकात मेरे पुराने दोस्त नितेश से हुई, तो उसने भी एक ऑर्डर मेरे ऊपर थोप दिया, क्योंकि उसे भी एक ज़रूरी डिलीवरी के लिए मुझे कहीं भेजना था। उसने बताया कि मुझे नताशा घाट की तरफ कुछ सामान लेकर पहुंचना होगा। मुझे भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन तमिलनाडु से नताशा घाट तकरीबन 105 किलोमीटर की दूरी पर था, जिस वजह से सफ़र लंबा होने के साथ साथ कठिनाइयों से भरपूर था, क्योंकि मेरे साथ मेरा कोई हेल्पर नहीं था जो रास्ते में बातें करते हुए समय बिता सके। खैर, उस दिन जब मुझे उसकी तरफ से ये आदेश मिला कि आज कोई डिलीवरी नहीं करनी, तब मैं अपने दोस्त के उस काम में जुट गया। दोपहर के 12 बजे तक हमने सारा सामान ट्रक के अंदर लोड कर लिया और फिर नितेश ने बताया कि वो भी मेरे साथ ही चलेगा। और तब जाकर कहीं ना कहीं मुझे एक राहत की सांस मिली और फिर मैं नितेश को लेकर तमिलनाडु से बाहर निकल गया। नितेश बता रहा था कि जिस गांव में हमें आज डिलीवरी करने के लिए जाना है, उस गांव के अंदर वहां के लोगों द्वारा कुछ बनावटी बातों को कानों में फूंक दिया जाता है, जिस वजह से बेहद कम ड्राइवर उस गांव में जाने की हिमाकत कर पाते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। पहली बात तो मैं इन सब बातों को कुछ ज़्यादा बढ़ावा नहीं देता था, और दूसरी तरफ मेरे दोस्त नितेश को भी यह सब बातें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं थी। हम दोनों दोपहर के तकरीबन 2 बजे के आसपास शहर से निकलते हुए उस गांव की तरफ रवाना हो गए। दोपहर के वक्त में ट्रैफिक का जमावड़ा कुछ ज़्यादा ही था। सामान से भरे हुए ट्रक को उस ट्रैफिक के बीचों बीच से निकालना इतना आसान भी नहीं था। शाम के तकरीबन 4 बजे के आसपास हम उस घाट के करीब पहुंच गए जहां पर हमें डिलीवरी करनी थी। मगर एक बात जो बार बार मुझे हैरान की तरफ धकेल रही थी, वो ये थी कि उस कस्बे में चारों तरफ लोगों की भीड़ बहुत कम थी। मुझे नहीं पता इसके पीछे का कारण क्या था, लेकिन जब हम लोग उस गांव के अंदर डिलीवरी वाली दुकान पर पहुंचे तो वहां जाकर हमें कुछ ऐसी बातों के बारे में पता चला कि जिन्हें सुनकर हमारे तो होश से उड़ गए, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमारी इस सृष्टि में आज भी कुछ ऐसे लोग जिंदा हैं जो अंधविश्वास को इस कदर बढ़ावा देते हैं। क्योंकि उस दुकानदार का मानना था कि हमारे इस गांव के अंदर भूतों का एक पूरा झुंड घूमता है जो रात में भटकने वाले लोगों को उनकी आखिरी यात्रा तय करवाता है। एक तरफ मुझे इन बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, तो दूसरी तरफ वो दुकानदार हमारी उम्र में काफ़ी बड़ा था, जिस कारण हम उनकी बातों को नकार भी नहीं सकते थे। बाद में हम उन अंकल की बातों को सुनते रहे और फिर धीरे धीरे जब शाम होने लगी तो हम अपने ट्रक में बैठकर वापस अपने तमिलनाडु शहर की तरफ रवाना होने लगे थे। इससे पहले कि हम गांव से बाहर निकल पाते कि हमारी नज़र हमारे ट्रक के पहिए पर पड़ी, तो इस बार हमारे ट्रक का पहिया पंक्चर हो चुका था, जो हमारे लिए एक मुसीबत भी था। मगर इस तरह पहिए का पंक्चर होना कोई आम बात नहीं थी। जब हम उस दुकान के अंदर बैठे हुए थे तब तो ट्रक का टायर एकदम सही सलामत दिखाई पड़ा था, लेकिन दूसरी तरफ इस दुकान के चारों तरफ किसी इंसान का कोई नामो निशान तक नहीं था। बाद में हमने उस दुकानदार से जब किसी पंक्चर वाले की दुकान के बारे में पूछा तो उसने बताया कि यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर आगे एक दुकान तो पड़ती है, लेकिन शाम के समय उन जगहों पर घूमना खतरे की घंटी से कम नहीं होता, क्योंकि हमारा गांव आसपास के इलाकों में भूतों के एक झुंड के लिए काफ़ी मशहूर माना जाता है, और वह झुंड नए लोगों को अपना असली रूप एक बार ज़रूर दिखाते हैं। मेरा दोस्त नितेश मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, अबे ऐसा कुछ भी नहीं होता, चल मेरे साथ, हम दोनों थोड़ी देर में ट्रक का टायर ठीक करवाने के बाद वापस लौट जाएंगे। इतना बोलकर मैं और मेरा दोस्त नितेश वहाँ से उस पंक्चर वाली दुकान की तरफ निकल पड़े। इस गाँव का इलाका देखने में काफ़ी शांत और सन्नाटे में डूबा हुआ था। मैं अपने कदम बढ़ाते हुए नितेश के पीछे पीछे चल रहा था और नितेश मेरे आगे आगे।
हम दोनों वहां से करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए एक खालिस्तान जैसी जगह पर पहुंच गए। वहां का माहौल देखने में काफी शांति में डूबा हुआ था। हालांकि हमें इस बात का कोई शक नहीं था कि यहाँ पर सन्नाटा क्यों छाया हुआ है। हैरानी तो इस बात की थी कि वहां पर एक अड्डा बना हुआ था और उस अड्डे के बाहर कुछ छोटे बच्चे इधर उधर घूमते नजर आ रहे थे और उनके कदम पटकने के साथ बोलने की आवाज तक सुनाई नहीं दी। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो सभी खेल कूद तो कर रहे हों, मगर उनकी आवाज हमारे कानों तक पहुंच नहीं पाई। ऐसा लग रहा था मानो उनके मुंह की आवाज हवा में ही धुआं हो रही है। ये बात हमारे लिए सबसे अजीब थी, लेकिन बाद में हमने इसे भी अपने ध्यान से निकाल दिया और चुपचाप उस खालिस्तान को पार करते हुए उस दुकान की तरफ बढ़ चले। धीरे धीरे शाम होने लगी और चारों तरफ उजाला पूरी तरीके से अंधेरे की छांव में डूबने लगा। थोड़ा थोड़ा अंधेरा आने वाले क़यामत की रात का एक छोटा सा इशारा दे रहा था। मैं और मेरा दोस्त नितेश अब उस दुकान के एकदम सामने थे, जहां पर एक बुजुर्ग आदमी अपने हाथ में बाइक का एक टायर लिए उसके अंदर से शायद पंक्चर निकाल रहा था। हम दोनों को देखते ही वह बूढ़ा आदमी बोल पड़ा, साहब आप कौन से गांव से बिलोंग करते हो? क्योंकि मुझे आप इस गांव के निवासी नहीं लगते। एक पल को तो मैं भी समझ नहीं पाया कि उस आदमी को हमारे बारे में पता कैसे चला होगा। फिर हमने उस आदमी को बताया कि हम लोग तमिलनाडु के रहने वाले हैं और यहाँ पर किसी ज़रूरी डिलीवरी के लिए आए हुए हैं। फिर वो बुढ़ा आदमी हमें घूरते हुए बोल पड़ा, बेटा इस गांव में तुम्हारी सावधानी तुम्हारी सुरक्षा है। अगर तुम्हें अपनी नज़रों को किसी गलत जगह टिकाया तो फिर तुम्हारा बचना मुश्किल होगा। फिर मुझे और नितेश को उस बुढ़े आदमी की यह बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आई। हम बार बार उसे इस बारे में पूछते रहे, मगर हर बार उसने हमारी बातों को नकार दिया था। धीरे धीरे अब रात हो चुकी थी और अब तमिलनाडु का सफ़र भी बेहद लंबा था, जिस कारण मुसीबतें हमारे ऊपर बढ़ती ही जा रही थी। शाम ढल चुकी थी और सूरज की जगह चांद अपनी हल्की हल्की रोशनी चारों तरफ फैलाए जा रहा था, लेकिन ये उजाला काफ़ी नहीं था। हमारा टायर ठीक होने के बाद हम दोनों उस दुकान से निकल पड़े। दुकान से निकलते समय वो बूढ़ा दुकानदार हमें पीछे से आवाज़ देता हुआ बोला, अरे मालिक साहब याद से भी पीछे पलट कर मत देखना, अन्यथा कुछ भी गलत हो सकता है। हमें बार बार ऐसा लग रहा था मानो उस आदमी की एक एक बात के पीछे कोई गहराई का राज छुपा हुआ हो और उसकी हर एक बात किसी अनजाने रहस्य की ओर धकेल रही थी। उस छोटे से गांव के अंदर एक बात बेहद ही कॉमन थी कि वो पूरा का पूरा गांव किसी खामोशी का शिकार था, क्योंकि अब तक हम दोनों ने उस गांव की खामोशी को टूटते हुए नहीं देखा। समय बीतने के साथ ही अब वक्त हो चला था वहां से वापस अपने पुश्तैनी शहर यानी कि जन्मभूमि की ओर लौटने का। उन ठंडी हवाओं के बीच उस कच्चे रास्ते पर हमें किसी चीज के टूटने की आवाज़ सुनाई दी और इस आवाज़ को सुनते ही मैं थोड़ा झिझक गया और उस जगह को घूरते हुए देखने लगा। नितेश तो एकदम शांत था, मानो नितेश ने अभी तक किसी आवाज़ को महसूस ही नहीं किया। मैं नितेश का हाथ पकड़ते बोला, अरे भाई तुम्हें कोई आवाज़ नहीं आई क्या, जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए? क्योंकि वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि मेरा तो पूरा शरीर एकदम से हिल गया। तभी नितेश ने बताया कि उसे तो ऐसी कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी जो मुझे सुनाई दी थी। एक बार के लिए मैं चारों तरफ उस इलाके को देखने लगा, शायद कहीं कोई टूटी हुई चीज़ मिल जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। चारों तरफ सिर्फ खामोशी छाई हुई थी। फिर उस खामोशी को चीरते हुए मेरे कदम जल्दी जल्दी उस रास्ते पर पड़ने लगे। अब मैं जल्दी से अपने ट्रक के पास पहुंचकर यहाँ से निकलने वाला था। मैं और नितेश सही सलामत अपने ट्रक के पास पहुंच गए और जब हम अपने ट्रक के पास पहुंचे तो वह दुकान अब बंद हो चुकी थी जिसमें हमने कुछ देर पहले डिलीवरी की थी। और जब हमें वहां पर भी जोरदार सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया तो मैं अपने दोस्त नितेश के साथ वहां से निकलने लगा, लेकिन अभी भी हमारे ट्रक के अंदर भारी भरकम बोझ महसूस हो रहा था। हमारे ट्रक के पीछे वाले टायर दबे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो ट्रक के अंदर काफ़ी सारे सामान को लोड किया गया है, लेकिन ऐसा होना तो लगभग नामुमकिन था, क्योंकि काफ़ी समय पहले ही हमने वो सारा सामान उतार दिया था जो हमारे ट्रक के अंदर था। मैंने भी ज़्यादा ध्यान न देते हुए ट्रक को ड्राइव करते हुए उस सुनसान गांव की ओर वीरानियत को पार करता हुआ वापस तमिलनाडु के शहर की तरफ बढ़ चला। रास्ता लंबा चौड़ा होने के साथ साथ थोड़ा अजीब और जंगली जानवरों के खौफ से भरा हुआ लग रहा था। इस रास्ते को देखकर ये पता लगाना बेहद आसान था कि यह गांव ऐसे इलाके में पड़ता है जहां चारों तरफ शहर का कोई नामो निशान नहीं है। खैर हमें तो इस बात से
कुछ ज़्यादा लेना देना भी नहीं था। और इतने में ही हमें अपने ट्रक के पीछे वाले हिस्से में इधर उधर कुछ टकराने की आवाज़ें सुनाई दी। और इस आवाज़ को सुनते ही मैंने सबसे पहले अपनी ट्रक को ब्रेक लगाया और फिर मैं ट्रक से नीचे उतरकर सबसे पहले ट्रक के पीछे वाले हिस्से के पास पहुंचा तो मैंने पाया कि ट्रक के अंदर करीब 3 बड़े बड़े और ऊंचे कद के कुत्ते नजर आ रहे थे। उन कुत्तों को देखने के बाद मेरा दिल दहल उठा, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतने लंबे कद काठी के कुत्ते देखे थे। मगर कहीं ना कहीं मैं भी गलत था, क्योंकि असल में वह कोई कुत्ते नहीं थे बल्कि भेड़िए थे। और उनका बदलता हुआ शरीर इस बात की गवाही देने लगा, क्योंकि वह धीरे धीरे इंसानी रूप में आने लगे। उनका आधा शरीर किसी कुत्ते की तरह बना हुआ था तो उनका आधा शरीर किसी इंसान की तरह। और यह दृश्य देखने के बाद मैं अपने लंबे लंबे कदमों को पीछे हटाने लगा और उल्टे पांव वहां से भागने लगा, क्योंकि अब मैं जान चुका था कि इस ट्रक के अंदर कोई सामान्य शक्ति नहीं बल्कि भेड़िया मानव है, जिसकी कहानियाँ अक्सर मैंने किताबों में पढ़ी थी। और मुझे इस कदर भागते हुए देख मेरा दोस्त नितेश मुझे आवाज़ देते हुए बोला, अरे भाई क्या हुआ, कोई भूत दिख गया क्या? ये आवाज़ मुझे साफ साफ तो सुनाई नहीं दी, मगर मैंने अपने हाथ का इशारा करते हुए अपने दोस्त नितेश को तुरंत ही वहाँ से भागने का इशारा किया। नितेश भी नीचे उतर गया और यह सब नज़ारा मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर देख रहा था। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि जो खौफनाक मंजर मैंने अपनी आंखों से देखे थे वह नितेश अभी तक देख नहीं पाया। और तभी नितेश की गर्दन पर एक जोर का वार हुआ और ये प्रहार इतनी जोर का था कि नितेश औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा, जिस वजह से मैं भी जोर जोर से नितेश को आवाज़ देने लगा। लेकिन शायद वो अब मर चुका था, जिसके नाम मात्र से ही मेरा पूरा शरीर टूट सा चुका था। और अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं ट्रक के पास जाकर अपने दोस्त की दशा देख सकूं। लेकिन उम्मीदों के पहाड़ अभी भी मेरे दिल के अंदर मौजूद थे। मुझे लग रहा था शायद मेरे दोस्त की सांसें अभी भी चल रही हैं, लेकिन मेरी आंखों के सामने ही मेरे ट्रक के अंदर से 3 भेड़िया मानव बाहर निकले और उन्होंने मेरे दोस्त के शरीर को फाड़ना शुरू कर दिया। यह नज़ारा मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक और भयानक नज़ारा था। मेरी सांसें मेरे हलक में थी और उस वक्त मुझसे एक बड़ी गलती हुई, और वो ये थी कि मैंने अपने ट्रक के पीछे वाले हिस्से को खुला छोड़ दिया। खैर, मामले की गंभीरता को समझते हुए मैं तुरंत ही एक रोशनी वाले हिस्से की तरफ तेजी से भागने लगा। उस रास्ते के ऊपर वह एक ही लाइट नजर आ रही थी, और जब उसके करीब पहुंचा तो मैंने पाया कि वहाँ एक छोटा सा ढाबा बना हुआ था। फिर मैं वहाँ पर मौजूद लोगों से मदद की मांग करने लगा और उन लोगों ने बेशक मेरी काफ़ी अच्छी मदद की। उस दिन मेरी तो जान बच गई, लेकिन जब सुबह का वक्त हुआ और तब जाकर मुझे नितेश की लाश सड़क के बीचों बीच पड़ी हुई नजर आई, जिसे देखने के बाद मुझे अपने आप पर जोरों का गुस्सा आने लगा। और तो और इस तरह भेड़िया मानव ने मेरे दोस्त को मुझसे अलग कर दिया। लेकिन आज भी इस घटना का कारण मैं खुद को ही मानता हूँ। शायद मैं इसे भुला भी नहीं पाऊंगा। वहाँ के लोगों का मानना था कि रात में उस गांव के अंदर से गुजरने की हिमाकत कोई भी नहीं कर पाता, खास करके जिस इंसान के पास गाड़ी या फिर अन्य सुविधाएं होती हैं, क्योंकि वह भेड़िया मानव उसे अपना शिकार बना लेते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।